Hello students, welcome back. In this session we will discuss the test that was conducted on 20th April and let's discuss the maths portion. The first question is we have to find the period of this function fx. तो देखें ये x minus box of x that is fractional part of x है और fractional part of x का पीरियड हमें पता है, इसका पीरियड होता है 1 और ये कंपोजिट फंक्शन है e पावर gx टाइप का. अगर e पावर gx में gx पीरियोडिक है दैट मीन्स e पावर gx इज आल्सो पीरियोडिक, सो दिस कंप्लीट फंक्शन इज पीरियोडिक और इसका पीरियड है 1. ये आप सबने निकाल लिया था. अब सिर्फ इसके पीरियड की बात करें पहले. cos पाई x का पीरियड कैसे निकालेंगे? cos का पीरियड होता है 2 पाई और फिर जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर लेते हैं हम, उसके मॉडुलस से डिवाइड कर लेते हैं. तो इसका फंक्शन का पीरियड जो ये फंक्शन है इसका पीरियड आ गया अपना 2 और बाहर क्योंकि इवन फंक्शन है, मॉडुलस इज एन इवन फंक्शन, तो पीरियड हाफ हो जाता है कॉस के केस में. सो इस फंक्शन का हमारा पीरियड क्या आया? 1. सिमिलरली इस फंक्शन का जो अंदर वाला है इसका पीरियड निकालो. इसका पीरियड कितना जाएगा? 2 पाई अपॉन 2 पाई दैट इज 1. तो इसका पीरियड आया और जब आप इस मॉडुलस वाले का पीरियड निकालोगे इसका पीरियड क्या जाएगा? 1/2 आ जाएगा इस तरीके से. तो अगर आप इस लास्ट फंक्शन का पीरियड निकालते हो, इसका पीरियड देखें, इसका पीरियड आ जाएगा 2 पाई अपॉन n पाई से पाई कैंसिल दैट इज 2/n और फिर अगर आप मॉडुलस को कंसीडर करोगे तो पीरियड हो जाएगा 1/n, हाफ हो जाएगा इसका दैट इज 1/n. तो अब आपके पास पीरियड क्या क्या है? fx का पीरियड कब एग्जिस्ट करेगा? अगर LCM ऑफ 1 देन अगेन 1 फिर 1/2 1/3 अप टू 1/n. इन सब का LCM अगर एग्जिस्ट करता है देन द पीरियड विल एग्जिस्ट, अदरवाइज f विल नॉट बी पीरियोडिक. और हमें पता है इन सब का पीरियड एग्जिस्ट करता है. पीरियड कैसे निकालना है? सभी फ्रैक्शन न्यूमरेटर्स का LCM. तो LCM ऑफ ऑल द न्यूमरेटर्स दैट इज 1 सभी 1 ही है एंड HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स. डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर है 1 2 3 अप टू n. तो इन सब का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1, देयरफॉर LCM इज 1. तो हमें इस तरीके से निकालना था. बहुत ही आसान क्वेश्चन था. सिर्फ डायरेक्टली आपको रूल लगाने हैं पीरियोडिक के. कौन कौन से रूल? कंपोजिट फंक्शन का रूल. अगर अंदर वाला फंक्शन f ऑफ g में अगर अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है तो ओवरऑल फंक्शन विल बी पीरियोडिक. फिर हमें देखना है कि अगर बाहर वाला फंक्शन इवन भी है तो अब शायद इस फंक्शन का ओवरऑल पीरियड, अगर gx का पीरियड t है तो फोग का पीरियड t/2 हो सकता है इन केस आउटर फंक्शन इज एन इवन फंक्शन. हो सकता है, नॉट नेसेसरली. तो ये आप बिल्कुल पीरियोडिक के रूल पढ़ना, वहां से आपको सब क्लियर हो जाएगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज क्वाइट इजी. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन है आपके पास एक फंक्शन दिया आपको fx और आपको निकालना है f ऑफ fx. तो सिंपली आपको कंपोजिट फंक्शन निकालना था और बताना था कि ग्राफ का नेचर कैसा है. तो अगर हम f ऑफ fx निकालें तो इसमें कोई मुश्किल है ही नहीं बिल्कुल भी. 1/1 माइनस x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है? fx. 1/1 माइनस x रेसिप्रोकल लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा. 1 माइनस x अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 कैंसिल, तो ये बना x माइनस 1 अपॉन x. माइनस कॉमन ले लिया मैंने. तो ये तो आ गया f ऑफ fx. अब f ऑफ fx कैसे निकालना है मुझे? दो तरीके हैं. ये आ गया था f ऑफ fx, इसको मैं gx कह देता हूँ, लेट इट इज gx. तो मुझे क्या निकालना है यहाँ? f ऑफ gx ही निकालना है ना सिंपली. तो जो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया है पोर्शन, इसको मैं नया नाम दे देता हूँ gx. तो मुझे यहाँ पर क्या निकालना है? ये कंप्लीटली gx है तो मुझे f ऑफ gx ही निकालना है. f ऑफ gx में फिर से मुझे क्या करना है? x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है? 1 माइनस gx क्या है? ये. तो इसका रेसिप्रोकल लें फिर से, ये ऊपर चला जाएगा और ये x माइनस x प्लस 1 ये कैंसिल होकर ये आ गया x. तो आपका फंक्शन क्या बना? फंक्शन बना y इज इक्वल टू एक्स विच इज डेफिनेटली ए स्ट्रेट लाइन. तो आपका आंसर आ जाएगा स्ट्रेट लाइन. यही हमारा बेस्ट ऑप्शन है, दैट इज स्ट्रेट लाइन. ऑल्दो कंप्लीट स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी. अगर एक ऑप्शन नन ऑफ दीज होता तो हम नन ऑफ दीज सेलेक्ट कर लेते इसमें, लेकिन हमारे पास जो 4 ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. नन ऑफ दीज क्यों सेलेक्ट कर लेते? क्योंकि इस फंक्शन की जो डोमेन है उसमें 0 और 1 नहीं है
और अगर इसमें 0 और 1 नहीं है तो ये जो भी लाइन आई, ये जो फाइनली कंपोजिट फंक्शन आपके पास ये आया, इसमें x की वैल्यू 0 नहीं है, x की वैल्यू 1 नहीं है, तो ये स्ट्रेट लाइन में से 2 पॉइंट गायब हैं, तो हम इसको कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन नहीं कह सकते, बस हम ये कह सकते हैं दैट आवर ग्राफ लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन, आवर ग्राफ लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन। सो लेकिन मोस्ट प्रोबेबल आंसर इज स्ट्रेट लाइन। सो सेकंड क्वेश्चन इज आंसर, कंपोजिट फंक्शन निकालना था। जब भी ऐसे रेपिटेटिव हो, आप अंदर वाले से शुरू करें, एक बार निकालें, फिर उसको एक नया फंक्शन मान लिया हमने, बाहर 3 बार निकालने के लिए उसमें डाल दिया सिंपली, यहाँ पर जी डाल दिया हमने। सो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड हमने डीपीपी में भी किया था। थर्ड क्वेश्चन देख, हमें डोमेन निकालनी है फंक्शन की सिंपली क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसकी डोमेन हमें पता है, इसकी डोमेन क्या है, -2 से 2 है, 4 - x² > 0, सो x लाइंग बिटवीन -2 and 2। अब बात इस पर आ जाती है ln sin x, ln sin x शुड बी > 0, एंटी लॉग है तो sin x > 1 आ जाएगा, बट sin x तो 1 से छोटा ही होता है हमेशा, तो यहाँ से सोल्यूशन क्या है, sin x = 1। हमने असाइनमेंट में भी किया था ऐसा क्वेश्चन। अब इसके क्या क्या सोल्यूशन आ जाएंगे, x इज 4n + 1 π/2, दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। लेकिन हमें x कहाँ तक देखना, हमें तो सिर्फ इस इंटरवल में देखना है ना, तो आप यहाँ पर n की वैल्यू डालो, n को आप 0 डालोगे, n को हमने डाला 0 तो मिला π/2, n को अगर हम डालें 1 तो हमें क्या मिलेगा, 5 π/2। लेकिन आप देखोगे 5 π/2 तो 2 से बड़ा है, सो ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, और इसके बाद हमें n की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उससे पहले अगर हम n को -1 रखें, अगर आप n को -1 रखोगे तो ये क्या बनेगा, 4 - 4 + 1 -3 π/2, और -3 π/2 इट इज़ अगेन स्मॉलर देन -2। -3 π/2 जो है नंबर लाइन पर आप देखोगे, ये है -2, ये है 2, π/2 तो यहाँ लाई करेगा, लेकिन ये 5 π/2 इसके राइट में आएगा, और -3 π/2 भी इसके राइट में आएगा, -2 के, -3 π/2 इज इन द लेफ्ट ऑफ -2, सो ये वैल्यू भी अपनी रिजेक्ट हो जाएगी, सिर्फ एक ही आंसर बचा। तो डोमेन क्या हुई, डोमेन इज नॉट π/2, डोमेन π/2 नहीं है, डोमेन हमेशा एक सेट होती है, डोमेन इज ए सेट, सो दिस इज द आंसर, ये डोमेन है हमारी। तो डोमेन हमारी सिंपली क्या आ गई, सेट π/2। तो ये एक और क्वेश्चन था ऐसे ही, जहां पर डोमेन में सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा था 0, हमने आंसर मार्क कर दिया 0। डोमेन 0 नहीं है, डोमेन इज ए सेट कंटेनिंग ए सिंगल एलिमेंट दैट इज 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, क्यूबिक सा दिख रहा है, लेकिन क्यूबिक नहीं कह सकते क्योंकि इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट भी है, एंड फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ऑल रियल नंबर टू ऑल रियल नंबर। हमें बताना है फंक्शन 1 1 है, ऑन 2 है, मैनी 1 है या इन 2 है, ये देखना है हमें। तो क्योंकि हमें पता है क्यूबिक ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल, इतने पॉलिनोमियल की इसकी रेंज जो होगी दैट इज आर, रेंज ऑफ दिस पार्ट इज आर, क्योंकि ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब साइन एक्स क्या है, साइन एक्स तो -1 से 1 वेरी करेगा ना सिर्फ, तो -1 से 1 की वजह से जो रेंज है वो आर ही रहेगी। इन्फिनिटी में आप +-1 कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो फाइनली एफ की जो रेंज है अपनी वो आर ही है। क्लियर है, एक बार फिर से सुने, क्योंकि ये क्यूबिक वाला पार्ट जो है इसकी रेंज आर है, साइन एक्स सिर्फ -1 से 1 लाई करेगा, तो आर में से अगर आप -1 से 1 सब्ट्रैक्ट निकालोगे भी तो तब भी वही आएगा। इनफाइनाइट सेट है वो, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, उसमें +-1 करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन इट विल अटेन ऑल द वैल्यूज फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सभी वैल्यू अचीव कर लेगा एफ एक्स हमारा। तो ऐसे फंक्शन में हमेशा ध्यान रखना है कि x, x², x³, x⁻1/2 सब कुछ दे ओवर पावर साइन एक्स cos x, क्योंकि साइन एक्स cos x की रेंज बहुत छोटी -1 से 1 होती है। √x भी साइन एक्स से बड़ा हो जाता है आगे 1 के बाद। तो सारे फंक्शन ये हमारे अलजेब्रिक फंक्शन जो इस टाइप के हैं, दे आर ऑल ग्रेटर देन साइन एक्स एंड cos x। सो यहाँ पर रेंज तो हमें पता चल गई, रेंज इज आर, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन 2। अब 1 1 कैसे निकालने से, 1 1 कैसे चेक करना है, 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव इज 3x² + 6x + 12 - 2 cos x, ये डेरिवेटिव आ गया। इसके दो पार्ट करो, 3 कॉमन लेके x² + 2x + 4 - 2 cos x।
तो अगर आप देख सकते हो तो ये तो x+1 का स्क्वायर बन रहा है +3 -2 cos x ऐसा बन गया है। अब देखें इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पोर्शन हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है। अब cos x मैक्सिमम क्या हो सकता है 1, जब cos x 1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -2, क्लियर है। तो मैक्सिमम जब इसमें से -2 निकलेगा 9 - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज, जो डेरिवेटिव आया हमारा डेरिवेटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। फिर से देख लो एक बार, डेरिवेटिव निकाला, क्वाड्रेटिक वाले पोर्शन को अलग से एनालाइज किया हमने, स्क्वायर कंप्लीट हो गया यहाँ पर x+1 स्क्वायर +3, हमने कहा कि दिस पोर्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 3 है, कब व्हेन x इज -1। जब ये अंदर वाला पोर्शन 3 हो जाएगा, ये पोर्शन इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आई 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो इस पूरे पोर्शन की इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आई 9 में से अगर आप cos x की मैक्सिमम भी घटा दो, cos x की मैक्सिमम क्या है 1, तो मैक्सिमम कितनी घटा सकते हैं इसमें से -2 ही घटा सकते हैं, 9 - 2 इज 7, सो f' इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, देयरफॉर फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग है तो फंक्शन क्या है 1 1 भी है। तो हमने असाइनमेंट में सिमिलर क्वेश्चन किया था जहां पर हमने a की रेंज निकाली थी, तो ये वैसा ही क्वेश्चन था कुछ। तो f' हमें चेक करना है 1 1 के लिए। देखें फिफ्थ क्वेश्चन क्या था, आपको एक फंक्शन दिया था f जिसकी डोमेन बताई गई है -5 to 7, वी हैव ए फंक्शन f एंड इट्स डोमेन इज -5 to 7। एक दूसरा फंक्शन है g, वहां पर आपको फंक्शन का रिलेशन दे रखा है, बिल्कुल रिलेशनशिप दे रखी है x और y में, mod of 2x + 7, तो gx फंक्शन हमें कंप्लीटली गिवन है। अब हमें फॉग की डोमेन बतानी है, तो मैंने पहले भी कहा था फॉग की डोमेन का मतलब क्या है यहाँ पर कि x की वो वैल्यू, यहां पर g की डोमेन क्या है, g की डोमेन इज ऑल रियल नंबर, और g की रेंज क्या है, g की रेंज है 0 से इन्फिनिटी, g की रेंज है 0 से इन्फिनिटी। तो f को इस बार आउटपुट ब्लॉक डायग्राम बना ली करो, सबसे पहले x किसके पास आया g के, g का जो आउटपुट है वो किसके पास जाएगा f के। अब x को अगर आप ऑल रियल नंबर देते हो तो g का आउटपुट क्या आएगा 0 से इन्फिनिटी, इतना आ जाएगा तो 0 से इन्फिनिटी। लेकिन f की डोमेन तो सिर्फ -5 से 7 है ना, वो सारे का सारा ये इनपुट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कौन सा इनपुट एक्सेप्ट करेगा वो, तो यहां पर g का आउटपुट क्या होना चाहिए, g का आउटपुट होना चाहिए -5 to 7। अब हमें x की वो वैल्यूज निकालनी है जिसमें g का आउटपुट -5 से 7 हो। तो क्वेश्चन सिंपली कहां कन्वर्ट हो गया, एक इनइक्वालिटी पर, दैट gx इज लेस देन इक्वल टू 7 ग्रेटर देन इक्वल टू -5। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी भाई कंपोजिट फंक्शन की रेंज निकालने के लिए, कि जो अंदर वाला फंक्शन है उसकी रेंज बाहर वाले फंक्शन की डोमेन का सबसेट होनी चाहिए। x की सिर्फ वही वैल्यूज एक्सेप्ट होंगी जिसके लिए अंदर वाले फंक्शन की रेंज बाहर वाले फंक्शन की डोमेन का सबसेट हो। तो हमने वही कर दिया, फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ x वेयर आउटपुट gx डिनोट्स द आउटपुट, gx लाइज बिटवीन -5 and 7, gx का मतलब आउटपुट। gx की डेफिनेशन रखो यहां पर क्या है, 2x + 5 का मॉड लेस देन इक्वल टू 7 ग्रेटर देन इक्वल टू -5। तो आपको ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है अब सिंपली, और इसको सॉल्व करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मॉडुलस इनइक्वालिटी हमने सॉल्व की है, दो केस बना लो यहाँ से। पहला केस 2x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू -5, और बीच में क्या आएगा एंड 2x + 5 लेस देन इक्वल टू 7। तो ये तो हमेशा ट्रू है। यहाँ से सोल्यूशन क्या है, x बिलोंग्स टू r, क्योंकि मॉडुलस का आउटपुट क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो x की हर वैल्यू के लिए ये तो -5 से बड़ा होगा। यहाँ से x की वैल्यूज क्या आई, ऑल रियल नंबर। अब यहाँ से चेक करते हैं, हमने ये देखा था कि मॉड ऑफ x लेस देन a का क्या सोल्यूशन होता है, x लेस देन इक्वल टू a ग्रेटर देन इक्वल टू -a। दो इनइक्वालिटी बताई थी मैंने मॉडुलस में, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a दैट मीन्स x इज लाइंग बिटवीन -a एंड a। तो यहाँ भी ऐसे ही कर लेते हैं, 2x + 5 लेस देन इक्वल टू 7 ग्रेटर देन इक्वल टू -7, -5 ऐड कर दो तो -12 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू कितना बचा इधर 2, और x 2 से डिवाइड कर दें तो -6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारा आंसर है,
दैट इज -6 to 1 इज द डोमेन ऑफ फोग। सी ऑप्शन आ गया था अपना। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आपको फोग की डोमेन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तब क्वेश्चन आसान है, अदरवाइज अगर आप क्रैम करोगे तो देन क्वेश्चन इज बिल्कुल समझ से बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। आपको एक फंक्शन दिया गया है 2 पावर mod of x minus 2 पावर माइनस एक्स एंड इट इज डिफाइंड फ्रॉम ऑल रियल नंबर टू ऑल रियल नंबर। तो जब भी मोड आए, मैंने बताया पहले हमें चेक करना है कि फंक्शन 1 1 ऑन टू मैनी 1 इंटू क्या है। तो पहले तो मोड हटाओ ना, ये व्हेन x इज लेस देन 0 मोड कैसे ओपन होगा, माइनस से। तो -2 पावर माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0 एंड इट इज 2 पावर x माइनस 2 पावर माइनस एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0। तो यहां से हम देख रहे हैं ये पोर्शन तो पूरा 0 हो गया। फॉर x लेस देन 0 फंक्शन क्या है, 0। When x is less than 0 फंक्शन इज 0, फंक्शन 0 है, दैट मीन्स मैनी 1 तो हो ही गया क्लियरली यहाँ से। तो हमारे पास एक ऑप्शन था सीधा ही मैनी 1 1 1 है, पहला ऑप्शन है ए 1 1 नहीं है, दूसरा ऑप्शन है बी मैनी 1 इनसा आंसर। ऑन टू निकालने के लिए हमें जाना ही था इसमें, लेकिन तब भी अगर आप ऑन टू निकालना चाहते हो तो देखें एक बार, यहां से तो मुझे दिख ही गया। अब व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 फंक्शन क्या है, 2 पावर x अपॉन 1 बाई 2 पावर x। दोनों का ग्राफ बनाए, 2 पावर x का ग्राफ कैसा है ऐसा, और 1 बाई 2 पावर x का ग्राफ हमें कब देखना है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो ये पोर्शन हटा, ये पोर्शन हटा। व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 ये फंक्शन इस फंक्शन से बड़ा है, देयरफॉर आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव। आउटपुट अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो हमें और तो कुछ देखना ही नहीं है। यहां से रेंज भी हमारी क्या है, x को 0 डालो तो 0 भी आ जाएगा, आउटपुट इज ग्रेटर देन 0। तो कोडोमेन क्या है, कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर बट आउटपुट इज ग्रेटर देन 0, और यहां से इक्वल टू 0 भी है, इक्वल टू x को 0 डालो तो 0 हो जाएगा, आउटपुट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देयरफॉर फंक्शन इज इनटू आल्सो। तो ये मैनी 1 है एंड इनटू है, मैनी 1 एंड इनटू। तो हमारे पास इनटू का ऑप्शन नहीं था, मैनी 1 था, आंसर इज मैनी 1 बी ऑप्शन। तो मोड अगर आप हटाते तो आपको तुरंत दिख जाता है ये दोनों पार्ट कैंसिल हो रहे हैं। पता नहीं आप लोग ये सिंपल स्टेप क्यों नहीं करते हो, जब तक मॉडुलस है क्वेश्चन में तब तक आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट रिमूव द मोड, जो भी स्पेशल सिंबल है मॉड, बॉक्स, फ्रैक्शनल, उन्हें हटाओ ना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 बिल्कुल ओरली है। f इज नॉन पीरियोडिक, g इज नॉन पीरियोडिक। दो नॉन पीरियोडिक फंक्शन का कंपोजिशन पीरियोडिक हो सकता है, फॉग और गॉफ पीरियोडिक हो सकते हैं। मैंने एग्जांपल भी दिया है लेक्चर में, आप लोग दोबारा वहां देखना कि फॉग और गॉफ, f और g दोनों नॉन पीरियोडिक थे, लेकिन उनका कंपोजिशन कैसा आ गया था, कंपोजिट फंक्शन आ गया था। तो फिर से एक बार आप पीरियोडिक फंक्शन के नोट्स चेक करना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, R इज ए रिलेशन, X इज ए ब्रदर ऑफ Y। क्वेश्चन नंबर 8, एक रिलेशन डिफाइन है, X इज ब्रदर ऑफ Y। हमें बताना है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, कैसा है, आइडेंटिटी है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या है, रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं, टू चेक रिफ्लेक्सिव पुट y इज इक्वल टू x। अगर हम y को x कर दें तो रिलेशन क्या बन जाएगा, x इज ब्रदर ऑफ x। दैट इज नॉट ट्रू, हर कोई खुद का भाई नहीं होता है ना, चाहे वो लड़का है लड़की है। x इज नॉट ब्रदर ऑफ इटसेल्फ, देयरफॉर द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरा क्या चेक करना है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, इफ x y बिलोंग्स टू r देन y कॉमा x शुड ऑल्सो बिलोंग टू r, ये भी होना चाहिए उसमें। तो अगर x कॉमा y है इसका मतलब है x इज ब्रदर ऑफ y। इसका अब अगर सिमेट्रिक कब होगा, व्हेन y कॉमा x आल्सो बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है, दैट y इज ब्रदर ऑफ x। तो हम क्या कह रहे हैं, इफ x इज ब्रदर ऑफ y देन y इज डेफिनेटली ब्रदर ऑफ x। नो, इट्स नॉट ट्रू, x यहां पर सिस्टर भी हो सकती है। इफ x इज ब्रदर ऑफ y देन y कुड बी सिस्टर ऑफ x। तो जरूरी नहीं है ये पेयर हमारा आपके रिलेशन में हो। अगर x कोमा y है तो जरूरी नहीं है y कोमा x भी होगा, हो सकता है y इज द सिस्टर। क्लियर है, तो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है। सिमिलरली ट्रांजिटिव है, x इज ब्रदर ऑफ y एंड y इज ब्रदर ऑफ z। सो दिस सिंपली इंप्लाइज दैट x इज आल्सो ब्रदर ऑफ z।
सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव, इसमें कुछ और डिस्कस करने का नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल अलजेब्रा, हम इन इक्वेशंस को कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, रेंज कंपैरिजन। आप रेंज कंपेयर कीजिए। जब भी आपको अलजेब्रिकल इक्वेशंस जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इस टाइप के से पोलिनोमियल फंक्शंस हैं, मॉडुलस फंक्शंस हैं हमारे पास, इस टाइप के फंक्शंस को अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ कंपेयर किया गया तो आप उसे कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। या तो आप उसे ग्राफिकली सॉल्व करो या फिर रेंज कंपैरिजन से, दो ही मेथड हैं, ग्राफिकली या फिर रेंज कंपैरिजन। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है जो राइट पार्ट है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल। ये तो 5 पावर x प्लस 1/5 पावर x लिखा हुआ है। नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और ये इधर साइन है, साइन की रेंज क्या होती है? -1 से 1, सिंपल बिल्कुल। तो ये हमेशा 1 से छोटा रहेगा, ये हमेशा 2 से बड़ा रहेगा, ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते, देयरफॉर नो सॉल्यूशन। तो बिल्कुल रेंज कंपैरिजन से हमने किया, हमने देखी इसकी रेंज -1 से 1, इसकी रेंज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसकी मिनिमम वैल्यू से ही बहुत छोटी है। तो एक फंक्शन तो इधर जा रहा है ऊपर, ये इसकी मिनिमम वैल्यू, और एक फंक्शन इधर नीचे घूम रहा है बेचारा, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसकी मिनिमम से ही छोटी है, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। जब तक ये इंटरसेक्ट नहीं करते तब तक आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इक्वेशन के सोल्यूशन हम ग्राफिकली भी निकाल सकते हैं। दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाओ, दोनों फंक्शंस का ग्राफ बनाओ, और जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट इज द सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल ये मॉड एक्स का ग्राफ बना देता हूं मैं, दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड एक्स। और एक ग्राफ हम बना लेते हैं 4 - x², आसान सा ग्राफ है। तो एक ग्राफ ये 4 - x², तो ये ग्राफ था मॉड एक्स का, और ये ग्राफ था, हमें इसके सोल्यूशन निकालने हैं। मॉड एक्स इज इक्वल टू 4 - x² के। तो मोड है, वैसे आसान है क्वेश्चन, अलजेब्रिकली भी कर सकते हो लेकिन ग्राफिकली जल्दी कर सकते हो। दोनों के ग्राफ आते हैं हमें, 4 - x² का भी मॉड एक्स का ग्राफ बनाया, देखा 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन ही बताने थे तो आंसर आ गया 2। अगर सोल्यूशन बताने हैं कि भी सोल्यूशन ही बताओ क्या है, तब मुझे ग्राफिकली अलजेब्रिकली जाना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y = x, इसकी इक्वेशन -x, तो एक बार इसको -x के साथ सोल्व कर दूंगा, एक बार x के साथ सोल्व करूंगा और आंसर मिल जाएगा मुझे। क्लियर है? तो अगर बताने हैं सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, देन ग्राफिकल अप्रोच समटाइम्स इज वेरी फास्ट एज कंपेयर टू अलजेब्रिक अप्रोच। ग्राफ बनाओ सीधे, आपको जितने पॉइंट पर दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे उतने ही इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। क्लियर है? मतलब क्या सॉल्यूशन का, x की वो वैल्यू जिसके लिए दोनों का आउटपुट सेम हो, x की वो वैल्यू जिसके लिए इसका आउटपुट और इसका आउटपुट सेम हो। तो इनपुट भी सेम और आउटपुट भी सेम, इसका मतलब x, y जो ऑर्डर्ड पेयर है दोनों के ग्राफ पर लाई करेगा, तो दोनों के ग्राफ पर लाई करेगा, इसका मतलब दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे। हेंस ग्राफिकली वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। We have to find the range of this function ln square root of x² + 4x + 5। कंपोजिट फंक्शन है, एक फंक्शन है ln x, एक फंक्शन है x² + 4x + 5, एक फंक्शन है रूट। तो 3 फंक्शन का कंपोजिशन है। सबसे पहले इनपुट किसके पास जाएगा, ब्लॉक डायग्राम अगर हम बनाएं तो सबसे पहले x किसके पास जाएगा, इसके पास x² + 4x + 5। इसका जो आउटपुट होगा वो किसके पास जाएगा, रूट के पास, स्क्वायर रूट के पास, और इसका आउटपुट फाइनली किसके पास जाएगा, लॉग के पास। तो जब भी कंपोजिट फंक्शंस की हमें रेंज निकालनी है, हम ब्लॉक डायग्राम बना लें, यहां से चीजें आसान हो जाएंगी। तो आप देखो इसका आउटपुट क्या है, ये तो x + 2² + 1 ऐसे लिखी हुई है ना, x² + 4x + 5 को 4 इधर करो, x + 2² + 1। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 1, जब ये 0 जाएगा तो इसका आउटपुट क्या है हमारा 1 से इन्फिनिटी। पैराबोला का आउटपुट क्या आया 1 से इन्फिनिटी। इसका डिस्क्रिमिनेंट भी आप निकालोगे तो आपको <0 मिलेगा, 16 - 20 <0। तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या है 1 है। ऐसे स्क्वायर कंप्लीट करके भी आप निकाल सकते हो, आसान था इसलिए निकाल लिया, नहीं तो -d/4 है। मुझे पता है मिनिमम वैल्यू क्या होती है इसकी, क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू अगर अपवर्ड पैराबोला है -d/4a होती है, तो आप इससे भी निकाल सकते हो -d/4a से।
तो पहला स्टेप क्लियर है। सबसे पहले इनपुट इसके पास गया, इसके पास इनपुट गए ऑल रियल नंबर, इसने आउटपुट क्या दिया 1 से इन्फिनिटी। जब रूट के पास 1 से इन्फिनिटी जाएगा तो उसका आउटपुट क्या होगा 1 से इन्फिनिटी। स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर रूट का ग्राफ बनाओ। ग्राफ ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन ऐसा है, जब आप x को वैल्यू दोगे 1 तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 1। उसके बाद ये सारी वैल्यूज दे देगा, या आप 2 3 4 कोई भी दो, इसका आउटपुट अकॉर्डिंगली आता रहेगा 1 से इन्फिनिटी। तो अब लॉग के पास इनपुट क्या आ गया 1 से इन्फिनिटी। फिर लॉग का ग्राफ देखो, लॉग को इनपुट मिला 1 से इन्फिनिटी ये वाला, तो उसका आउटपुट भी कौन सा ग्राफ देगा, ये वाली ब्रांच देगी ना। तो ये ब्रांच कहां से शुरू है 0 से, 1 पर वैल्यू क्या आई 1 पर वैल्यू आ गई 0 और उसके बाद इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो लॉग ने आउटपुट क्या दिया 0 से इन्फिनिटी 0 पर क्लोज। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन का 0 से इन्फिनिटी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, पता नहीं आप लोगों ने अटेम्प्ट क्यों नहीं किया। तो कंपोजिट फंक्शन की रेंज कैसे निकालें, पहले ब्लॉक डायग्राम बनाओ। देखो सबसे पहले इनपुट किसके पास जा रहा है, फिर उसने इनपुट को प्रोसेस करके अगले किस फंक्शन को पकड़ाया, फिर उसने प्रोसेस करके किस फंक्शन को पकड़ाया। अब सब छोटे छोटे फंक्शन दिए होंगे और आपको ज़्यादा, जब भी ज़्यादा कंपोजिट फंक्शन होंगे, कंपोजिशन में 3 या 4 फंक्शन यूज़ कर रखे होंगे, तो जो फंक्शन यूज़ होंगे वो आसान होंगे बिल्कुल, या आपको उनकी डोमेन रेंज सब पता होगी, ग्राफ भी पता होंगे, तो आप इजीली क्वेश्चन को कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ही बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन डाल देंगे, आप उसी की रेंज नहीं निकाल पा रहे हो, उसी का ग्राफ नहीं ड्रॉ कर पा रहे हो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कभी भी। अगर यहाँ पर 3 फंक्शन लगा दिए हैं तो ये तीनों फंक्शन ही देखो स्टैंडर्ड फंक्शन है, लॉग, क्वाड्रेटिक और स्क्वायर रूट। तो इन सब का जो मैंने 10-11 स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़ाए हैं उनका अच्छे से डोमेन, रेंज और ग्राफ याद होना चाहिए, तब हम इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, हमें एक फंक्शन दिया हुआ और उसका फंडामेंटल पीरियड बताना है। फंक्शन दिया है, उसका फंडामेंटल पीरियड तो पहले निकालते हैं। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, π/2, π/8, π/4, 3π/2। तो इस अंदर वाले फंक्शन का पीरियड पता है मुझे, इसका पीरियड कितना होता है 2π/2 दैट इज पाई, और इसके बाहर मोड भी लगा है, तो मुझे पता है कि जो बाहर वाला फंक्शन होगा ये, क्योंकि मोड भी लगा है तो पीरियड कितना हो जाएगा हाफ ऑफ दिस, तो π/2 हो गया। इसका पीरियड कितना है π/2। सिमिलरली इसका पीरियड अगर आप निकालोगे अंदर वाले का, इसका पीरियड है 2π/8 दैट इज π/4, ऐसा आ गया भाई π/4। लेकिन बाहर मोड भी लगा है तो पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड इसका भी हाफ हो जाएगा दैट इज π/8। ये आ गया, क्लियर है। अब दोनों का एलसीएम ऑफ π/2 एंड π/8 ये निकालना है हमें। तो ये क्या बनेगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर दैट इज पाई एंड पाई अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 2 एंड 8। तो ऊपर से क्या आ गया पाई और नीचे से क्या मिला मुझे एचसीएफ 2। तो मेरे अकॉर्डिंग पीरियड कितना आ गया, फंडामेंटल पीरियड π/2 आ गया। लेकिन हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं रिडक्शन फॉर्मूले से, जैसे साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, cos 2π माइनस थीटा इज अगेन साइन थीटा। तो कन्वर्ट हो जाते हैं ना, इसलिए हम क्या करते हैं कि भी जरूरी नहीं है ये फंडामेंटल पीरियड हो, क्या पता कुछ ऐसी कन्वर्जन हो रही हो कि ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने क्या बताया कि जो आपने निकाल लिया प्रोसेस से, ये तो हमने प्रोसेस से निकाला फंडामेंटल पीरियड, उसके अलावा उससे जो जस्ट छोटी वैल्यू है उसको ट्राई करो। 3π/2 तो रिजेक्ट है ना, 3π/2 इसका पीरियड जरूर है लेकिन फंडामेंटल पीरियड नहीं हो सकता, क्योंकि π/2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 5/2 इज द फंडामेंटल पीरियड अभी तक जो हमने निकाला, तो इसे तो चेक करने की जरूरत नहीं है 3π/2 को। इससे छोटा नेक्स्ट कौन सा है π/4। पहले π/8 को चेक नहीं करेंगे, पहले π/4 को चेक करेंगे। π/4 को कैसे चेक करें, पुट करके देखो, fx प्लस π/4 निकालते हैं हम, f(x) प्लस π/4। तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, ये करना है क्रॉस चेक। f(x) प्लस π/4 क्या आ जाएगा, साइन 2 इंटू एक्स प्लस π/4 प्लस कॉस 8 इंटू एक्स प्लस π/4 और उसका मॉड। तो ये क्या बना देखें, साइन 2x, यहाँ पर π/2 आ जाएगा, π/2 प्लस 2x, ये बन रहा है साइन π/2 प्लस 2x का मॉड, और ये बन रहा है कॉस। अंदर 8 मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, π/4 में 8 मल्टीप्लाई 2π, तो 2π प्लस 8x ऐसा बन रहा है।
8x नहीं, सॉरी, हाँ ठीक है, ये बन रहा है। तो यहाँ से देखिए हम फंक्शन क्या बना, ये बना साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस, तो ये तो कॉस 2x बन गया, और ये 2 पाई प्लस x, ये कॉस 8x ही आ गया। तो एक बार फिर से देख लिया हमने, x को रखा पाई बाय 4, x प्लस पाई बाय 4। हम चेक करना चाहते हैं कि क्या पाई बाय 4 इसका फंडामेंटल पीरियड तो नहीं है, तो हमने x को रिप्लेस किया x प्लस टी से, यहाँ पर भी किया, यहाँ पर भी कर दिया x प्लस टी से, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 8x प्लस 2 पाई आ गया, cos 2 पाई प्लस थीटा इज cos थीटा, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा इज cos थीटा। तो दिस इज नॉट fx, दिस इज नॉट fx। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमें जो फंक्शन मिला वो fx नहीं है, देयरफॉर पाई बाय 4 इज नॉट द पीरियड। अगर पाई बाय 4 पीरियड नहीं है तो पाई बाय 8 तो हो ही नहीं सकता। अगर आपका पीरियड पाई बाय 4 नहीं है तो पाई बाय 8 उससे छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू पीरियड नहीं हो सकती। पाई बाय 4 इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 8। अगर पाई बाय 8 पीरियड होगा तो पाई बाय 4 भी पीरियड होगा ना, कैसे, 2 इंटू पाई बाय 8, लेट पाई बाय 8 इज द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, मान लेते हैं, है नहीं, मान लेते हैं, तो उसका इंटीग्रल मल्टीपल भी इस फंक्शन का पीरियड होगा, देयरफॉर पाई बाय 4 इज आल्सो ए पीरियड। और अभी हमने प्रूव कर दिया कि पाई बाय 4 तो पीरियड है ही नहीं, इसका मतलब ये भी पीरियड नहीं हो सकता। तो सभी ऑप्शन चेक हो गए, इसका मतलब फाइनल आंसर इज पाई बाय 2। तो पीरियोडिसिटी के जितने भी क्वेश्चन है सब में हमें यही करना है, पहले जो मैंने रूल लिखवाए हैं उन रूल की हेल्प से फंडामेंटल पीरियड निकालो, फिर ऑप्शंस देखो एक बार, जो छोटे ऑप्शन है नेक्स्ट टू यूर आंसर, जो आपका आंसर आया था पाई बाय 2, उससे जस्ट छोटा जो नंबर है वो ट्राई करना है। अगर वो पीरियड सेटिस्फाई कर गया तो उससे छोटा ट्राई करना है। से पाई बाय 4 सेटिस्फाई कर जाता, फिर हमारा अगला स्टेप क्या होता, हम पाई बाय 8 चेक करते, मजबूरी है, करना पड़ेगा, और कोई प्रोसेस नहीं है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम अपने पीरियड्स, फंडामेंटल पीरियड्स निकालेंगे, ये प्रोसेस है। सो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, ये तो होना चाहिए था सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। आपको ये फंक्शन दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं भाई। ये फंक्शन गिवन है और इसकी रेंज निकालनी है हमें। तो हमें पता है अगर फंक्शन ये होता है a sin x प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, अगर फंक्शन ऐसा होता है तो इसकी रेंज क्या होती है, c माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर से लेकर c प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये इसकी रेंज होती है इस फंक्शन की। इस फंक्शन की पहचान क्या है, दोनों एंगल सेम होने चाहिए, दोनों एंगल सेम होने चाहिए, और साइन की डिग्री 1, कॉस की डिग्री भी 1। क्लियर है? यहां पर अभी आप ये अप्रोच नहीं लगा सकते, यहां पर एंगल डिफरेंट है और यहां पर एंगल डिफरेंट है, तो अभी ये अप्रोच काम नहीं करेगी, ऐसे हम प्रोसीड अभी नहीं कर सकते। तो हमें पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। क्लियर है चीज? इस क्वेश्चन में डायरेक्टली ये अप्रोच अभी नहीं लग रही है क्योंकि दोनों एंगल डिफरेंट हैं। तो पहले हम इन एंगल्स को सेम करने की कोशिश करते हैं, अगर हम कर पाए तो। ओपन कर लो उसको, साइन एक्स प्लस रूट 2 कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं। कॉस एक्स कॉस पाई बाय 4 होता है 1 बाय रूट 2 प्लस साइन एक्स, और साइन पाई बाय 4 भी होता है 1 बाय रूट 2 प्लस रूट 5। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये देखो साइन एक्स एक यहां से आया, रूट 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बनेगा, 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस रूट 5, ये बन गया। अब एंगल सेम है, साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन और कॉस दोनों की आर्ग्यूमेंट सेम है। अब आप वो फॉर्मूला लगा सकते हो। इसकी रेंज क्या होगी, रूट 5 माइनस 2 स्क्वेयर प्लस 1 का रूट से लेकर रूट 5 प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 1 का रूट और क्लोज इंटरवल। तो ये कितना बनेगा, रूट 5 बनेगा 4 प्लस 1, तो 0 से लेकर 2 रूट 5। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो ये हमारी रेंज आ गई इसमें। तो ध्यान क्या रखना था कि जो गिवन फंक्शन था उसमें एंगल डिफरेंट थे, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता था, इसलिए पहले हमने उसे सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफिकेशन के बाद एंगल सेम आ गए। अगर नहीं आते तो हम कोई और अप्रोच लगाते, फिर यहाँ पर एंगल सेम आ गए और फिर हमने वो सेम अप्रोच यूज कर ली। सो क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक फंक्शन दिया है, डोमेन है -10 से 10, दिस इज द डोमेन, और फंक्शन ये है साइन एक्स प्लस बॉक्स है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहां पर a कोई कांस्टेंट है, अननोन है, हमें a की वैल्यू निकालनी है सच दैट दिस फंक्शन बिकम्स एन ऑड फंक्शन। तो हमें क्या चाहिए,
हमें f एक ऑड फंक्शन चाहिए। ऑड फंक्शन कैसे? तो एक तरीका तो वही है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स कर लो। एफ ऑफ माइनस एक्स ऑड फंक्शन में क्या होता है? एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस ऑफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज 0। तो आप साइन एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस माइनस एफ एक्स करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस साइन एक्स, और यहां पर x को माइनस एक्स रखोगे तो f ऑफ माइनस एक्स पहले ही निकाल के दिखा देता हूं मैं। तो ये माइनस साइन एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, और ये माइनस एक्स का स्क्वायर बाय a का बॉक्स, तो ये फिर से बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाय a आ जाएगा। ये क्या होगा? 0 होगा फॉर एवरी x इन द डोमेन। पहली चीज है इवन ऑड तभी होगा फंक्शन अगर डोमेन सिमेट्रिक होगी अराउंड y एक्सिस। तो डोमेन ऑलरेडी सिमेट्रिक है -10 से 10, तो फंक्शन इवन या ऑड हो सकता है। हमने कहा कि फंक्शन को ऑड करना है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स ऐड कर इधर ले आए उसे, ये हो गया। साइन एक्स तो कैंसिल हुआ, तो यहां से क्या हुआ? 2 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस ए, इट शुड बी 0 फॉर एवरी एक्स इन -10 to 10। ये वैल्यू 0 होनी चाहिए फॉर एवरी एक्स इन -10 to 10। इसका मतलब क्या है? अब 2 तो 0 नहीं हो सकता ना, 2 को हटाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से। एक्स स्क्वेयर अपॉन ए, बॉक्स की वैल्यू 0 कब होती है? जब बॉक्स का जो आउटपुट है दैट इज बिटवीन 0 and 1। तो बॉक्स का आउटपुट दैट इज एक्स स्क्वेयर अपॉन ए, इट शुड बी 0 and 1, ऐसा होना चाहिए। क्लियर है? तो बॉक्स का आउटपुट 0 कब होगा? अगर ये वैल्यू हमारी 0 से 1 के बीच में होगी। तो आप x की हर वैल्यू के लिए फॉर एवरी x, और ये ट्रू होना चाहिए फॉर एवरी x इन -10 to 10। ऐसा नहीं है एक x के लिए कि x की आप कोई भी वैल्यू रखें, ये रेशियो हमारी 1 से छोटी आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? मैं x को अगर मैक्सिमम ये देख लूं कि एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, कब होगी? जब x 10 होगा या -10 होगा। तो अगर हम x को दे दें 10, ये बन जाएगा 100। अब अगर a को आप 100 से छोटा रखोगे, से a की वैल्यू आपने ले ली 80 ले ली, a को अगर हम 80 रखेंगे तो जब एक्स स्क्वेयर हमारा 80 से बड़ा होगा, ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 1 से बड़ी हो जाएगी, और अगर ये 1 से बड़ी हुई तो बॉक्स हमारा 0 नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? a शुड बी ग्रेटर देन 100। क्लियर है? a शुड बी ग्रेटर देन 100। इसको अलजेब्रिकली देखना चाहते हो तो ऐसे, ये कंडीशन, इसको मैं आगे प्रोसीड कर देता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव है। अगर अब ये 0 से बड़ा होगा तो a को पॉजिटिव होना पड़ेगा, ये तो क्लियर है। मैं a इज पॉजिटिव, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन a। तो यहां से हमें क्या मिला? a इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर फॉर एवरी x इन दिस इंटरवल। a इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर फॉर एवरी x इन दिस इंटरवल। इसका मतलब है अगर हर x के लिए ट्रू होनी चाहिए तो जो इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू है ये उससे बड़ी होनी चाहिए। इफ दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर एवरी x, देन a शुड बी ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है? 100। देयरफॉर a शुड बी ग्रेटर देन 100। सीधा सा यहां भी देख सकते थे आप, अगर a ग्रेटर देन 100 होगा, आप x को कोई भी वैल्यू डालो, ये वैल्यू क्या रहेगी? 0 और 1 के बीच में रहेगी। 0 और 1 के बीच में रहेगी तो बॉक्स कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर बाई a 0 से 1 के बीच में तो बॉक्स होगा 0। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था जिसमें आपको थोड़ा डिफरेंटली सोचना था। तो हमें फंक्शन ऑड चाहिए था। आप यहां से भी देख सकते थे कि भाई ये तो ऑड है, अब ये हमारा इवन फंक्शन है, इवन दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो। ऑड प्लस इवन फंक्शन कैसा होता है? नीदर इवन नॉर ऑड। तो इसका मतलब अब इसको खत्म होना पड़ेगा, तभी फंक्शन हमारा ऑड बन पाएगा। ये खत्म कब होगा? जब ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, दैट इज a इज ग्रेटर देन 100। तो वहीं से क्वेश्चन खत्म हो जाता है, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं थी। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। सो देखें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में आपको एक फंक्शन दिया है साइन पाई, ये है बॉक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, दिस इज GIF।
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका मतलब इसका आउटपुट हमेशा कैसा आएगा, इंटीजर। तो ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, दिस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, दिस इज इंटीग्रल, ये इंटीजर है और ये पाई है, तो ये कंप्लीट है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। साइन को जब आप इनपुट दोगे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, तो साइन एन पाई वेयर एन इज इंटीजर, वो क्या होता है, जीरो। सो ऊपर तो हमेशा क्या है, जीरो है। नीचे नॉन जीरो पार्ट है, x4 + 1 इज नॉन जीरो, तो ये हमेशा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सो fx इज जीरो। लेकिन रेंज क्या है उसकी, जीरो इज नॉट द रेंज। ये 4 ऑप्शन दिए थे आपको, ये तो नहीं है, ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी हो गया, ये आंसर लगा दिया आप लोगों ने। ये थोड़ा रेंज है, रेंज इज नॉट जीरो। रेंज तो एक सेट होता है, दिस इज द रेंज ऑफ फंक्शन। जानबूझकर ये क्वेश्चन डाला गया था और एक ऑप्शन डाल दिया था नन, ये आंसर इज नन ऑफ दिस। रेंज ये है, दिस इज नॉट रेंज, रेंज इज ए सेट, डोमेन इज ए सेट। तो कई बार डोमेन में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, डोमेन होगी सिंगलटन सेट, तो उस केस में आप क्या करोगे, डोमेन अगर मेरी सिंगलटन सेट है, से फंक्शन ये आ गया x - 1 + 1 - x, तो यहां पर डोमेन क्या होगी मेरी, देखें इस फंक्शन की, ये कहता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये कहता है लेस देन इक्वल टू 1, तो डोमेन क्या है, 1 नहीं, 1 इज नॉट डोमेन, डोमेन इज दिस सेट। रेंज एंड डोमेन आर सेट। तो कभी भी ऐसा ऑप्शन दिखे उसे चेक मत करो, क्वेश्चन बोनस हो जाएगा। अगर नन ऑफ दीज नहीं होता, कुछ और होता है यहाँ पर, देन क्वेश्चन हैज टू बी बोनस, क्वेश्चन बोनस हो जाता आपका। तो बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन ना रखें इसमें, ना घबराएं, आंसर इज नन ऑफ दीज। तो इसमें आपने बिना मतलब से नंबर कटवा लिया अपने, जबकि आप लोगों को कंसेप्ट पहले मैंने लेक्चर में बता दिया था। देखें क्वेश्चन नंबर 15, आपका फंक्शन दिया है h, f and g are two functions, f and g are two functions which are defined for every real number। f और g की डोमेन एवरी रियल नंबर है, इसकी डोमेन भी ऑल रियल नंबर, इसकी डोमेन भी ऑल रियल नंबर। तो हमें hx के बारे में बताना है कि hx कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो सिंपली पुट h = -x, अगर हम x को -x से रिप्लेस करेंगे तो तभी हमें पता चलेगा ना, ये क्या बनेगा, f of -x, और ये बन जाएगा fx। यहां पर ये बनेगा g of -x और ये बनेगा gx। तो ये पार्ट तो सेम है अभी भी बिल्कुल पूरे का पूरा। ये पार्ट देखें तो यहां से f of -x + f of x, और आप वहां से माइनस कॉमन निकाल सकते हो, फिर से आपको क्या मिलेगा, g of -x मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा। तो ये फिर से क्या आ गया, hx, h of -x इज माइनस ऑफ hx, देयरफॉर फंक्शन इज ऑड फंक्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। यहां से आप एक चीज और याद रखें, एवरी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। एवरी फंक्शन, कोई भी फंक्शन है आपके पास fx, चाहे वो इवन हो या ऑड हो, कोई मायने नहीं रखता, अगर उसकी डोमेन सिमेट्रिक है, देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। जैसे fx है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ fx अपॉन 2। इसमें आप क्या करो, इसको हम ऐसे लिख लें, fx प्लस f ऑफ -x/2 प्लस fx माइनस f ऑफ -x/2। तो मैंने fx माइनस fx ऐड और f ऑफ -x ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये फंक्शन आपका कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन, और ये फंक्शन आपका है ऑड फंक्शन, जैसे अभी एग्जांपल में था। तो एवरी फंक्शन fx कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। ये आप हमेशा याद रखें, इस पर कई बार डायरेक्टली 4 ऑप्शन होते हैं मल्टी करेक्ट में, उसमें एक ऑप्शन ये रखा होता है, दैट एवरी फंक्शन fx कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, देन दिस इज ट्रू। ये प्रोसेस है हमारी, इस तरीके से हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एक फंक्शन है f डिफाइंड फ्रॉम r टू r, कोडोमेन इसकी r है, डेफिनेशन ये दे रखी है ax + cos x। अब हमें चाहिए फंक्शन इज बाइजेक्टिव, फाइंड a। फंक्शन बाइजेक्टिव चाहिए तो a की वैल्यू निकालें, a की वैल्यू क्या होगी। तो देखें वही फंक्शन बाइजेक्टिव अगर हमें चाहिए तो a की वैल्यू क्या हो सकती है। अगर a नॉन जीरो है, क्लियर है, अगर a नॉन जीरो है, मैं मान लेता हूं a नॉन जीरो, अगर a जीरो हो गया तो सिंपली दिख ही रहा है हमें cos x। अगर a जीरो हो गया तो फंक्शन क्या बचेगा, cos x ना तो 1 1 है ना ही ऑन 2 है, कोरस्पॉन्डिंग टू दिस कोडोमेन, देयरफॉर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं हो सकता। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है, a इज नॉट जीरो।
अगर a 0 नहीं है सो ये अब ऑड डिग्री का पोलिनोमियल है, दिस इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑड। इसकी रेंज क्या है? ऑल रियल नंबर। रेंज ऑल रियल नंबर है, उसमें cos x को ऐड और सब्ट्रैक्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी भी फंक्शन की रेंज क्या है? बिकॉज इट इज ए ऑड डिग्री फंक्शन और ये लिमिटेड वैल्यू लेता है सिर्फ -1 से 1। अगर ये -10 से 10 भी लेता, -100 से 100 भी लेता, तब भी कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि ये तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मूव करेगा, उसमें +-10 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेंज तो हमारी है, क्योंकि ऑड डिग्री का पोलिनोमियल है, रेंज इज आर, देयरफॉर फंक्शन इज सरजेक्टिव। सरजेक्टिव तो हो गया ना। अब इंजेक्टिव चाहिए हमें। इंजेक्टिव के लिए हमें क्या करना है? f' निकालना है। a माइनस साइन एक्स आ गया, f' निकाला। अब हमें पता है इंजेक्टिव कब होगा, या तो ये हमेशा पॉजिटिव हो, दो केस बनेंगे, f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, या फिर f' लेस देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। दो केस, या तो ये हो या वो हो जाए। ये कब होगा? a ग्रेटर देन इक्वल टू साइन एक्स, दैट इज a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 साइन एक्स। अभी जो पिछला केस आया था, क्योंकि ये इनइक्वालिटी ट्रू चाहिए फॉर एवरी एक्स, देयरफॉर राइट हैंड साइड की जो मैक्सिमम वैल्यू है ये उससे बड़ा होना चाहिए, a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्लियर है? तो यहां से हमें सॉल्यूशन क्या मिला? 1 से इन्फिनिटी। a को होना चाहिए 1 से इन्फिनिटी। अगर a 1 से इन्फिनिटी है, फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और फंक्शन हमारा 1 हो जाएगा। दूसरा केस, अगर a माइनस साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, दैट इज a इज लेस देन इक्वल टू साइन एक्स फॉर एवरी x। अब a को साइन x की सबसे छोटी वैल्यू से छोटा होना पड़ेगा। a को साइन x की, बिकॉज a हैज टू बी स्मॉलर देन साइन x, तो साइन x का जो भी इनपुट आता है a को हमेशा उससे छोटा ही होना है। तो हम क्या करें? a को साइन एक्स की जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे छोटा कर दें, दैट इज a शुड बी लेस देन इक्वल टू -1। अगर a लेस देन इक्वल टू -1 होगा, आपका डेरिवेटिव जो होगा इस फंक्शन का वो नेगेटिव हो जाएगा। डेरिवेटिव नेगेटिव तो फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग, फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग, तो अगेन इट इज 1 तो या तो a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाए, उस केस में डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव, या a लेस देन इक्वल टू -1, डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव। लेकिन a अगर -1 और 1 के बीच में रहेगा तो डेरिवेटिव कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, फंक्शन हमारा 1 नहीं रह पाएगा। देयरफॉर रेंज ऑफ a, यहां लिख रहा हूं a की रेंज क्या है? ऑल रियल नंबर -1 to 1, ऐसे लिख सकते हो इसको। -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, तो ये यूनियन हमारा आंसर है। यूनियन हमारा आंसर है -इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल -1 से 1। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 16। थोड़ा अच्छा था, टेक्निकल सा था, थोड़ा रेंज देखनी थी। तो देखें 17th क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन दिया है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस साइन ax। नाउ दिस फंक्शन इज पीरियोडिक, गिवन है कि f इज पीरियोडिक। नाउ फाइंड a क्या होना चाहिए? अगर f पीरियोडिक है, इसका पीरियड हमें पता है 1 है, इसका पीरियड क्या है? 2π/a, ये है इसका पीरियड। तो ये तो देखो एक रैशनल नंबर है, और ये क्या है कुछ नहीं पता अभी, तो a पर डिपेंड करेगा। अगर a रैशनल हुआ, इफ a इज रैशनल, तो 2π रैशनल इज डेफिनेटली इररेशनल। इफ a इज रैशनल, a अगर रैशनल नंबर हुआ तो 2π/a विल बी इररेशनल, वो इररेशनल हो जाएगा। और रैशनल और इररेशनल कैल्शियम एग्जिस्ट नहीं करता, फंक्शन हमारा पीरियोडिक नहीं होगा। क्लियर है? फिर से देखो, इसका पीरियड है 1, रैशनल है, इसका पीरियड है 2π/a। हमने पहला केस लिया, अगर a होता है रैशनल तब क्या होगा? अगर a रैशनल होगा तो 2π/a इररेशनल हो जाएगा, 2π/a इररेशनल होगा तो रैशनल और इररेशनल कैल्शियम एग्जिस्ट नहीं करेगा, देयरफॉर a कैन नॉट बी रैशनल। a रैशनल तो नहीं हो सकता। अब अगर a इररेशनल हो जाए, a इज इररेशनल, सेकंड केस, अगर a इररेशनल हो जाए, इररेशनल में दो केस आएंगे उसके पास, या तो a रैशनल मल्टीपल ऑफ पाई है, या फिर वो नॉट ए रैशनल मल्टीपल ऑफ पाई। इररेशनल का मतलब तो a ऐसा भी हो सकता है ना, a की वैल्यू √3 हो जाए,
दैट इज नॉट ए रैशनल मल्टीपल ऑफ पाई। रैशनल मल्टीपल ऑफ पाई कैसा होगा, जैसे 2/3 पाई आ गया, दिस इज ए रैशनल मल्टीपल ऑफ पाई। तो अब ए के पास दो ऑप्शन है, या तो वो रैशनल मल्टीपल ऑफ पाई हो जाए या नॉट ए रैशनल मल्टीपल ऑफ पाई। अगर ये वाला केस होता है तो 2π/√3 इट इज अगेन इररेशनल, 2π/√3 इज अगेन इररेशनल। तो अगेन वही पहले वाला केस हो गया, तो कि एलसीएम विल नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक। सो ये वाला केस भी खत्म हो गया कि ए कैन नॉट बी ए नॉन रैशनल मल्टीपल ऑफ पाई। दूसरा केस हम देखें, अगर ए रैशनल मल्टीपल होता है पाई का, तो यहां पर कुछ ऐसा आ जाएगा, लेट ए इज, ए को हम के पाई ले लेते हैं, वेयर के इज रैशनल नंबर, के इज ए रैशनल नंबर अदर देन 0, कुछ भी है। तो ये पीरियड अपना क्या बन जाएगा, 2π/k इंटू पाई, ऐसे पाई से पाई कैंसिल, 2 का ये क्या है, ये रैशनल बन गया अपना फिर से। तो अगर ए रैशनल मल्टीपल हुआ पाई का, तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है दैट विल बिकम ए रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर और रैशनल नंबर का एलसीएम एग्जिस्ट कर जाएगा, देयरफॉर फंक्शन विल बिकम ए पीरियोडिक फंक्शन। तो जो हमारा पहला ऑप्शन था, ए इज ए रैशनल मल्टीपल ऑफ पाई, दैट इज ट्रू। अगर ए नेचुरल नंबर होता है, सेकंड ऑप्शन, अगर ए नेचुरल नंबर होता है तो ये इरेशनल हो जाएगा, फॉल्स हो गया। ए इज एनी रियल नंबर, वो भी फॉल्स हो गया। ए इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, वो भी फॉल्स हो जाएगा। तो अगर ए रैशनल मल्टीपल ऑफ पाई होता है, देन डेफिनेटली दिस फंक्शन विल बी ए पीरियोडिक फंक्शन। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें डोमेन बतानी है सिंपल फंक्शन की, बहुत आसान फंक्शन था। इसकी डोमेन हमें पता ही है, 2 से इन्फिनिटी आ जाएगी। बॉक्स है, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो 2 to इन्फिनिटी। इसकी रियल -4। अब यहां पर सबको कंफ्यूजन थी कि लॉग की आर्ग्यूमेंट क्या है, कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई, बोर्ड मास के रूल लगे हुए हैं, ब्रैकेट। लॉग की आर्ग्यूमेंट है सिर्फ x-1, लॉग सिर्फ x-1 पर ऑपरेटेड है। अगर 3x-9 पर भी होता तो यहां पर एक और ब्रैकेट लगती। सो लॉग की आर्ग्यूमेंट है सिर्फ x-1। अगर लॉग की आर्ग्यूमेंट 3x- ये भी होता तो ऐसे एक और ब्रैकेट लगी होती। तो ये चीज़ें मैं पहले ही बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर से आपके 11 से बता रहा हूँ कि जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आप लोगों ने इसे अज्यूम कर लिया। अभी क्यों अज्यूम कर लिया, इसका मतलब हमें रूल क्लियर नहीं है ना कि आर्ग्यूमेंट क्या होगी किसी फंक्शन की। अब अगर मैं कहीं लिख दूं sin x² + 1 × 2, तो साइन की आर्ग्यूमेंट क्या है, साइन की आर्ग्यूमेंट इज ओनली x² + 1। ये तो सिंपली ये लिखा हुआ है 2 × sin x² + 1। तो आप ये अज्यूम करके चलें, क्लियर है ये, आई थिंक दिस शुड बी क्लियर। sin 2 × x² + 1 दिस इज एक्सेप्टेबल। ये शॉर्टकट लिया गया है कि अगर यहाँ पर कांस्टेंट हो तो आपको तब कोई इशू नहीं है, तब आप इस ब्रैकेट को इग्नोर कर सकते हो। तो यहाँ पर दोनों ही वेरिएबल थे, ये ब्रैकेट क्लोज था। सो दिस वाज नॉट द आर्ग्यूमेंट ऑफ लॉग। तो लॉग की आर्ग्यूमेंट क्या है, लॉग की आर्ग्यूमेंट है सिर्फ x-1। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत ही आसान था। तो अकॉर्डिंगली डोमेन आ जाएगी। सो x शुड बी ग्रेटर देन 1, इसके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है। और ये क्या कहता है, रियल -7। तो 2 से इन्फिनिटी ग्रेटर देन 1, ये तो इसी का सबसेट हो गया। तो 2 to इन्फिनिटी -4 and 7, ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 2 to इन्फिनिटी में से 4 और 7 को निकाल दो, दैट इज द आंसर। तो सबका गलत इसी वजह से है। ये अपना दोबारा नोट कर लें चीजें। वी हैव टू फाइंड द फंडामेंटल पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 21, फंडामेंटल पीरियड निकालना है। तो इसका देखें पहले, साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड 2π, उसके बाहर कॉस है और कॉस एक इवन फंक्शन है, तो पीरियड क्या हो गया, हाफ। सो इस फंक्शन का पीरियड क्या है, पाई। 2π से हाफ होकर पाई आ गया। क्यों, क्योंकि बाहर क्या लगा है, इवन फंक्शन। साइन पाई प्लस एक्स क्या आएगा, -sin x, और cos -θ इज -cos θ, cos -θ इज cos θ। सो आंसर पाई, इसका पीरियड तो आ गया पाई। इसकी बात करते हैं, पहले तो इसका पीरियड निकालो। इसका पीरियड क्या होगा, 2π/1/2 दैट इज 4π। 4π है और बाहर कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है ये तो ऑड फंक्शन तो पीरियड को अफेक्ट करेगा ही नहीं। इसका पीरियड 4π, इसका पीरियड पाई, दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या जाएगा, एलसीएम इज 4π। सो सिंपल है बिल्कुल ही।
इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन तो आप पुट करके भी देख सकते हो ना, π/2 पुट करो इसमें, अगर सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो चारों ऑप्शन चेक ही कर लो। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो इसका मतलब कुछ ही नहीं आता। जब कुछ ही नहीं आता तो खाली बैठे हो तो मतलब फिर कुछ नंबर सिक्योर कर लो ना, चारों ऑप्शन पुट करके देख लो। x को x प्लस π/2 रख के देखते हैं तो क्या बनता है, साइन कॉस ऑफ x की जगह रखना है x प्लस π/2, तो ये x/2 π/4, फंक्शन ही चेंज हो गया, यहीं रोक देते इसको। फिर अगला ऑप्शन ट्राई करो, उससे अगला ट्राई करो, तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व हो जाता है जब खाली बैठे हो। तो पेपर सबमिट करने की जल्दी नहीं है, नंबर लेने हैं हमें, है ना। पेपर में 2 घंटे हैं तो 2 घंटे अपने लो पूरे के पूरे, 3 हैं तो 3 घंटे लो, लेकिन पेपर पूरा करो ना, नंबर लाओ। नंबर लाने की इच्छा ही नहीं होती कहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो वो बहुत आसान था, लॉग वाला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन की हमें डोमेन निकालनी है। तो हमें पता है बाहर से शुरू हो जाते हैं हम, लॉग की आर्ग्यूमेंट क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। और यहां से एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स क्यूब ग्रेटर देन, बेस क्या है, बेस इज ई, बेस अगर हम ई लेंगे, ई पावर 0 इज 1, 1 से 1 कैंसिल, एक्स क्यूब ग्रेटर देन 0, दैट इज एक्स ग्रेटर देन 0। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। सो ये इसकी डोमेन आ गई 0 से इन्फिनिटी। ये तो आई थिंक सबका ठीक होगा ही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23, एफ एक्स दे रखा है 2x प्लस मॉड कॉस एक्स। ये फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल नहीं है, मॉड कॉस एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो हमने पहले भी बात की है, मॉड कॉस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, जहां पर फंक्शन में शार्प कॉर्नर आ जाते हैं उन पॉइंट्स पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इधर भी ऐसे आ जाएगा, इस तरफ भी, तो ये कुछ शार्प कॉर्नर आ जाएंगे इसमें। जहां पर शार्प कॉर्नर आएंगे वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। पहले तो कोडोमेन की बात करते हैं। कोडोमेन आर है, ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो रेंज इसकी क्या हुई, रेंज इज और देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू तो है। ये ऑप्शन हमारे पास क्या थे, 1 1 भी चेक करना, तो फंक्शन इज ऑन टू। अब बात आती है डेरिवेटिव की, तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे निकाल लें, 2 केस बनाने पड़ेंगे हमें, जब cos x पॉजिटिव है या cos x नेगेटिव है। तो व्हेन cos x इज पॉजिटिव, डोमेन डेरिवेटिव क्या आ गया, 2 माइनस साइन एक्स विच इज ग्रेटर देन 0। cos x चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो कोई फर्क उससे पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये वैल्यू हमारी -1 से 1 रहेगी और डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये केस था व्हेन cos x इज पॉजिटिव। व्हेन cos x इज लेस देन 0 f डैश x, उस केस में fx क्या बनेगा, fx बनेगा 2x माइनस cos x, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव होगा 2 प्लस साइन x। तो सिर्फ ये माइनस और प्लस का चेंज आया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेंज भी इसकी वही रहेगी डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव की अगर मैं रेंज निकालने जाऊं तो जब साइन एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिनिमम, दैट इज इसे 1 करो तो 1 से 3 हो जाएगी रेंज, और यहाँ पर भी रेंज हमारी क्या है, 1 से 3 ही है। तो दोनों ही केस में डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव। ऐसे क्वेश्चन में अननेसेसरली हमें दिमाग नहीं लगाना कि कैसे प्रोसीड करें। सिंपल यही देखना है ना कि cos x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, क्या फर्क पड़ता है, रहेगा तो -1 से 1, और यहाँ पर तो और मोड लगा हुआ है। अगर cos x पर मोड लगा हुआ है तो जरूरी नहीं है डेरिवेटिव भी पॉजिटिव होगा। देखो डेरिवेटिव ये यहाँ पर तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन इधर डेरिवेटिव की स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो हम 2 केस बना लेंगे, अकॉर्डिंगली 4 केस बन जाएंगे। कोस साइन दोनों पॉजिटिव, कोस साइन दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, और फिर क्वेश्चन को अगर सब्जेक्टिव सॉल्यूशन होता तो 2 पेज का लिख कर दे देते। अब तो ऑब्जेक्टिव मार्क करना है ना, हमें देखना है कि चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यहाँ भी ऐसा ही, चाहे साइन एक्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0 ही रहेगी। हमें तो सिर्फ यही देखना है ना कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देखनी। एग्जामिनर को भी ये पता है कि मुझे क्या करवाना है बच्चे से, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन दिया है। तो कुछ बच्चे इसकी रेंज निकालने में कि कैसे डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट ही करना नहीं आएगा, और जो इंटेलिजेंट है, जो समझदार हैं, जो पढ़ते हैं, उन्हें पता है कि भाई सिंपली इग्नोर द मोड एंड डिफरेंशिएट, आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल ही क्लियर है, जहाँ पर हमें चीज़ों को इग्नोर करना होता है वहाँ इग्नोर कर देनी चाहिए। अननेसेसरी के कंसेप्ट नहीं लगाने हमें बिल्कुल ही, कि बिल्कुल PhD करनी है उस कंसेप्ट के ऊपर जाकर। सो क्वेश्चन 23 ये हो गया हमारा।
24 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 ये फंक्शन है, हम इसका पीरियड बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि ये नॉन पीरियोडिक है, पीरियोडिक विद पीरियड दिस, पीरियोडिक विद दिस, तो ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देख लेते हैं इसका पीरियड क्या आएगा पहले वाले का, 2 पाई अपॉन पाई, और ये n फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, तो ये आया 2 इंटू एन फैक्टोरियल, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 2n फैक्टोरियल। ये तो मुझे लगता है क्लियर है सबको। 2 इंटू एन फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 2n फैक्टोरियल। 2n फैक्टोरियल का मतलब तो अलग ही है बिल्कुल ही। जैसे n को आप 3 लो, से n इज 3, तो 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये तो बनेगा 3 फैक्टोरियल, 6 होता है 12, और 2 इंटू 3 फैक्टोरियल क्या बनेगा, 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल होता है 720। 1 2 3 4 5 6, तो ये गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पर 2 इंटू एन फैक्टोरियल और 2n फैक्टोरियल में डिफरेंस है। इसका पीरियड 2 पाई अपॉन पाई इंटू एन प्लस 1 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, तो ये क्या आया 2 इंटू एन प्लस 1 फैक्टोरियल, ये आ गया। अब दोनों का एलसीएम क्या लें, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू एन फैक्टोरियल इंटू एन प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो एलसीएम हम दोनों का निकाल ही सकते हैं। 2 तो आएगा ही, सीधा ये हमें दिख रहा है, दिस इज द एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम क्या है, इन दोनों का एलसीएम, दिस इज द एलसीएम 2 इंटू एन प्लस 1 फैक्टोरियल। सो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 इंटू एन प्लस 1 फैक्टोरियल। ये हमारे पास एलसीएम आ गया इन दोनों का। क्लियर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये नंबर बड़ा है तो जो कॉमन, पहले तो मैंने दोनों के कॉमन लिख लिए और फिर जो अनकॉमन फैक्टर है वो एक बार लिखा। एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू से 7। इनका अगर मुझे दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है, इन दोनों नंबर्स का, तो हम क्या करेंगे, पहले कॉमन वाले लिख लें। इसमें कितने 2 हैं, 2 बार लिखने पड़ेंगे मुझे। इसमें 3 कितनी बार हैं, तो 3 बार मुझे 3 लिखने पड़ेंगे। 5 उसमें 1 बार है और 1 इसमें 7 बार है, तो ये हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया ना। तो यहाँ भी हमने ऐसे ही किया। तो ये 2 इंटू एन फैक्टोरियल तो यहाँ से भी आ गया था, फिर ये वैल्यू वहाँ नहीं थी, दोबारा लिखी तो पीरियड आ गया 2 इंटू एन प्लस 1 फैक्टोरियल। इन दोनों का एलसीएम ही निकालना था सिर्फ, दैट इज 2 इंटू एन प्लस 1 फैक्टोरियल। देखें 25th क्वेश्चन नंबर 25, हमें एक फंक्शन दिया है। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर्स। तो हमें बताना है 1 1 है, ऑन 2 है, कैसा है। तो देखें, अगर इनपुट ऑड है तो हमें ये वाला फंक्शन लेना है, अगर इनपुट इवन है तो ये वाला रूल लेना है हमें। तो अगर n को हम दें f1 देखें क्या जाएगा, यहाँ जाएगा 1 + 1, f1 इज 1, आप f3 दो तो 2 आ जाएगा, f5 दो तो 3 आ जाएगा। इस टाइप से सभी नंबर्स जनरेट होते चले जाएंगे। आप n को जब भी कोई ऑड नंबर देंगे, से n को आपने दिया 2k + 1, वेयर k इज इंटीजर, या k को मैं होल नंबर कह देता हूँ, वेयर k इज ए होल नंबर। यहाँ पर रखो, ये क्या बनेगा 2k + 1 + 1/2, ऐसा बन जाएगा। तो ये बना k + 1। अगर k एक होल नंबर है तो k + 1 क्या है, k + 1 इज ए नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर दे देगा ये। k को 0 रखो तो 1 आ गया, 1 रखो 2, 2 रखो 3, ये सारे नेचुरल नंबर आ गए। तो यहाँ से आपकी पूरी की पूरी रेंज कवर हो गई। जब भी आप ऑड नंबर दोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, सारे के सारे नेचुरल नंबर मिल जाएंगे। देयरफॉर कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, फंक्शन इज ऑन टू। अब 1 1 है या नहीं है, यहां से देखें। जब आप n को इवन नंबर दोगे, n को दो 2, f2 देखें क्या है, f2 इज 1, f4 दे, f4 इज 2, f6 दे, f6 इज 3, फिर से सभी नंबर जनरेट हो गए। तो ये एक्सप्रेशन भी सारे नेचुरल नंबर जनरेट कर देगी। जनरल लेके चलो आप, से k' इज एन इवन नंबर, k' कोई इवन नंबर है, तो हम ऐसा लिख ले, सॉरी ऐसे ना देखें। अगेन यहीं पर अगर हम एक इवन नंबर ले लें तो 2k, n को हम ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर n इवन है तो n कुड बी ऑफ टाइप 2k, और वेयर k इज ए नेचुरल नंबर, k इज ए नेचुरल नंबर। अब आप इसको वैल्यू देते जाओ, 2k / 2 क्या जाएगा k,
2k डिवाइड बाय 2 इज k एंड k क्या है, k इज ए नेचुरल नंबर, सो इट विल जनरेट ऑल नेचुरल नंबर अगेन। तो ये भी जब आप इवन नंबर देते हो तब भी सारे नेचुरल नंबर जनरेट हो रहे हैं, जब आप ओड नंबर देते हो तब भी सारे नेचुरल नंबर जनरेट हो रहे हैं। सो f1 इज आल्सो 1, f2 इज आल्सो 1, देयरफॉर फंक्शन इज मैनी 1। सो 1 1 तो नहीं है, फंक्शन इज मैनी 1 एंड ऑन 2। सो दिस वाज योर टेस्ट। टेस्ट बहुत ही आसान था, इतना मुश्किल नहीं था। तो अब देखें हमें कैसे हम खुद को इम्प्रूव करें। भाई खुद को इम्प्रूव करने का बहुत ही आसान तरीका है। जो पेपर में आपसे नहीं हो रहा था और मैंने जो सोल्यूशन बताए, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस नोट करना है, अपनी मिस्टेक्स नोट करनी है। और नोट का मतलब है आप कॉपी पेन पर नोट करना है। एक वाइट शीट, एक मिस्टेक की फाइल बनाएं आप लोग, जिसमें वाइट शीट होगी। हर टेस्ट और हर असाइनमेंट में जो आप मिस्टेक कमिट करते हो वो मिस्टेक आप उसमें लिखोगे। आपसे क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा था, मैंने ये अप्रोच बताई, आप क्या इसमें नहीं सोच पा रहे थे, तो वो नोट करें कि मुझे ये पता था ओड कैसे होता है, इवन कैसे होता है, लेकिन मैं प्रोसीड नहीं कर पा रहा था। तो ये जो मैंने मेथड बताया कि आप ये लैग कर रहे थे, ये आपकी समझ में नहीं आ रहा था। सिर्फ एक दो वो स्टेप होता है जो आप मिस करते हो। जैसे ये बताया होगा, तुरंत ये वाला आप कर दोगे आसानी से। तो जो मिस कर रहे थे कि ऐसे सोचना चाहिए, वो आप नहीं सोच पा रहे थे, वो मैंने बता दिया। अब उसे नोट करो कि मैं ये नहीं सोच पा रहा था। ऐसे अगर आप अपनी गलतियां नोट करोगे तो बहुत थोड़ी सी गलतियां होती हैं, 150 गलतियां होंगी, वो सारी की सारी आप नोट कर लोगे, सब दूर हो जाएंगी और मार्क्स इंप्रूव होने शुरू हो जाएंगे। अदरवाइज आप चाहे 1 लाख क्वेश्चन कर लो तब भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगी। अगला क्वेश्चन आप कर दोगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपनी सारी मिस्टेक्स को याद कर लो कि मैंने ये मिस्टेक की थी, तो तब डेफिनेटली आप सब क्वेश्चन कर पाएंगे। सो ट्राई टू इम्प्रूव योरसेल्फ। थैंक यू।